चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आरोहण काल तक हुआ था, फॉर्मूला निकाल लिए हैं इसका, ठीक। तो ध्यान देंगे, आपको पिछले क्लास में बताया गया था आरोहण काल के बारे में कि प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरोहण काल। उसका फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, TA इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है बालक? पॉइंट नंबर कितना था? 4 नंबर में था। चलिए 5 नंबर में, 5 नंबर में लिखेंगे अवरोहण काल। अवरोहण काल इसको कहा जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। अवरोहण काल टाइम ऑफ डिसेंट। तो ध्यान देंगे, अवरोहण मतलब होता है पीछे की ओर। जैसे आप मैथ में आरोही अवरोही पढ़ते हैं कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो अवरोही मतलब घटते ही क्रम में होता है। तो याद रखेंगे, महत्तम ऊंचाई से क्षैतिज सतह तक आने में जो समय लगता है उसको अवरोहण काल कहा जाता है। जैसे डायग्राम के माध्यम से अगर समझना हो तो इसके लिए हम डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे पहले। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, पीछे भी हम लोग देखे थे इसको। देखिए, इसमें महत्तम ऊंचाई से क्षैतिज सतह तक, जैसे ये महत्तम ऊंचाई आपका हो गया, ठीक है। इसको डायग्राम में हम लोग ऐसे मेंशन किए थे कि ये हमारा H है। तो याद रखेंगे, इस महत्तम ऊंचाई से इस क्षैतिज सतह तक आने में जो समय लगता है, इसी समय को हम लोग अवरोहण काल कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका TD होता है, टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। तो परिभाषित कर लिया जाए, लिखेंगे महत्तम ऊंचाई से, लैंग्वेज लिखेंगे महत्तम ऊंचाई से क्षैतिज सतह तक, महत्तम ऊंचाई से क्षैतिज सतह तक आने में लगा समय, महत्तम ऊंचाई से क्षैतिज सतह तक आने में लगा समय, क्षैतिज सतह तक आने में लगा समय अवरोहण काल कहलाता है। क्षैतिज सतह तक आने में लगा समय अवरोहण काल कहलाता है, अवरोहण काल कहलाता है। इसे TD द्वारा सूचित किया जाता है, इसे TD द्वारा सूचित किया जाता है, इसे TD द्वारा सूचित किया जाता है। तो सूचित करने का तरीका क्या होगा, TD होगा। एक और तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं, कल आरोहण में 2 परिभाषा हुआ था कि एक ही हुआ था। चलिए, तो इसका दूसरा हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। या करके एक और परिभाषा इसके लिख लिया जाए, ठीक है। या करके एक और परिभाषा लिखेंगे, किसी प्रक्षेप पिंड को प्रक्षेप गति करते हुए, किसी प्रक्षेप पिंड को प्रक्षेप गति करते हुए अपने गति पथ के, प्रक्षेप गति करते हुए अपने गति पथ के उच्चतम बिंदु से, अपने गति पथ के
उच्चतम बिंदु से, अपने गति पथ के उच्चतम बिंदु से क्षैतिज रेखा के किसी अन्य बिंदु पर, क्षैतिज रेखा के किसी अन्य बिंदु पर, क्षैतिज रेखा के किसी अन्य बिंदु पर आने में, किसी अन्य बिंदु पर आने में लगा समय, अन्य बिंदु पर आने में लगा समय पिंड का, आने में लगा समय पिंड का अवरोहण काल कहलाता है। आने में लगा समय पिंड का अवरोहण काल कहलाता है, अवरोहण काल कहलाता है। इसे 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 चित्र में, इसे चित्र में टीडी द्वारा, इसे चित्र में टीडी द्वारा व्यक्त किया गया है। इसे चित्र में टीडी द्वारा व्यक्त किया गया है। कल डायग्राम बनाए थे ना, उसमें मेंशन था ऑलरेडी टीडी। तो याद रखेंगे लिखने का तरीका क्या होगा, टीडी। अब इसका सूत्र है बालक, इसका भी फॉर्मूला है। तो आपको कल ही बताए थे, ये जो होता है आरोहण काल के ही बराबर होता है। तो अगर लिखना हो अवरोहण काल टीडी, तो ये हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। तो याद रखेंगे आरोहण काल और अवरोहण काल दोनों बराबर होता है। कल वाला का समीकरण कितना था, तो इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, लिख लीजिए। तो टी डी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। हो गया बालक। तो आज 10 से 11 में न्यूमेरिकल वाला क्लास चलेगा, देखा जाएगा उसको। तो ये रहा हमारा 5 नंबर में अवरोहण काल। अब 6 नंबर में पढ़ेंगे उड़ान काल के बारे में। छह नंबर में बालक उड़ान काल, उड़ान काल, इसको उड़यन काल भी कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में लिखना हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। हो गया। तो देखिए डायग्राम के माध्यम समझते हैं। प्रक्षेप बिंदु से महत्तम क्षैतिज विस्थापन को तय करने में, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है, टोटल टाइम लगता है, इसी को उड़ान काल कहते हैं। तो उड़ान काल का मतलब है कि कहीं से आप प्रक्षेपित किए गए हैं, पिंड कहीं से प्रक्षेपित किया गया है और कहीं जाके सतह पर गिरा हुआ है। क्लियर है बालक। अब ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि ये आरोहण काल प्लस अवरोहण काल के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का समय था आरोहण काल और यहाँ से यहाँ तक का समय है अवरोहण। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल टाइम का नाम क्या होगा, उड़ान काल। क्लियर है। तो लिखेंगे उड़ान काल को परिभाषित किया जाए। उड़ान काल को परिभाषित करेंगे, लिखा जाए किसी प्रक्षेप बिंदु से, किसी प्रक्षेप बिंदु से, किसी प्रक्षेप बिंदु से किसी प्रक्षेप पिंड का, किसी प्रक्षेप बिंदु से किसी प्रक्षेप पिंड का, किसी प्रक्षेप पिंड का अपने अपने गति पथ पर, किसी प्रक्षेप पिंड का अपने गति पथ पर, अपने गति पथ पर क्षैतिज तल में, अपने गति पथ पर क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल में किसी बिंदु तक,
क्षैतिज तल में किसी बिंदु तक आने में लगा कुल समय, किसी बिंदु तक आने में लगा कुल समय, किसी बिंदु तक आने में लगा कुल समय पिंड का उड़ान काल कहलाता है। आने में लगा कुल समय पिंड का उड़ान काल कहलाता है। पिंड का उड़ान काल कहलाता है। हो गया बालक? तो उड़ान काल क्या होगा? तब प्रक्षेप बिंदु से क्षैतिज तल में जो दूरी होगा, जहां तक पिंड का विस्थापन हुआ है, यहां तक आने में जो समय लगेगा, इसी को उड़ान काल कहेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अतः हम कह सकते हैं कि आरोहण काल एवं अवरोहण काल के योगफल को, अतः हम कह सकते हैं कि आरोहण काल एवं अवरोहण काल के योगफल को, अवरोहण काल के योगफल को, हो गया, अवरोहण काल के योगफल को उड़ान काल कहा जाता है। योगफल को उड़ान काल कहा जाता है। इसे कैपिटल टी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल टी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल टी द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रखेंगे, टी बराबर ये होगा TA प्लस TD, TA प्लस TD। तो ये क्या है? तो ये एक है आरोहण काल, एक है अवरोहण काल। अब T बराबर ये बताइए, ये है U sin थीटा अपॉन G, ये प्लस में हो गया U sin थीटा अपॉन G, और जब दोनों को जोड़ दीजिएगा ये हो जाएगा T बराबर 2U sin थीटा अपॉन G, 2U sin थीटा अपॉन G। समीकरण 3 दे दिया जाए। चलिए आप यहां से लिख लीजिए। तो ये उड़ान काल के लिए सूत्र हो गया हमारे पास। हो गया बालक? चल, तो ये जो आप समीकरण निकाले हैं, ये उड़ान काल के लिए व्यंजक है। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा जाए इसके लिए, लिखेंगे समीकरण 3 प्रक्षेप गति पथ में, समीकरण 3 प्रक्षेप गति पथ में, समीकरण 3 प्रक्षेप गति पथ में पिंड के, प्रक्षेप गति पथ में पिंड के उड़ान काल का, पिंड के उड़ान काल का आवश्यक व्यंजक है। पिंड के उड़ान काल का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक? चलिए, तो ये 6 नंबर में था। 7 नंबर में लेंगे हम लोग महत्तम ऊंचाई को। सात नंबर में लिया जाए महत्तम ऊंचाई। इसको कहा जाता है
मैक्सिमम हाइट लिख लीजिए। मैक्सिमम हाइट महत्तम ऊंचाई बोला जाए बालक। लिखेंगे किसी प्रक्षेप बिंदु से किसी प्रक्षेप बिंदु से किसी प्रक्षेप बिंदु से किसी प्रक्षेप पिंड का किसी प्रक्षेप बिंदु से किसी प्रक्षेप पिंड का किसी प्रक्षेप पिंड का अपने अपने पूरे उड़ान काल में अपने पूरे उड़ान काल में अपने पूरे उड़ान काल में लंबवत विस्थापन को पूरे उड़ान काल में लंबवत विस्थापन को महत्तम ऊंचाई लंबवत विस्थापन को महत्तम ऊंचाई कहा जाता है। महत्तम ऊंचाई कहा जाता है। इस चित्र में कैपिटल एच द्वारा इस चित्र में कैपिटल एच द्वारा व्यक्त किया गया है। इस चित्र में कैपिटल एच द्वारा व्यक्त किया गया है। हम लोग पीछे डायग्राम बनाए हैं, उसमें एच ही लिखे थे। हो गया बालक। तो ये महत्तम ऊंचाई क्या होता है? तो महत्तम में लंबवत विस्थापन होता है। अगर डायग्राम में भी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई होगा इसी को क्या बोलेंगे? महत्तम ऊंचाई। ठीक है। अब ऊंचाई तो इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह है, लेकिन ये सब महत्तम नहीं है। और जो सेंटर वाला होता है सबसे ज्यादा महत्तम लंबवत विस्थापन होता है। अब हमको ये बताइए, इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है। तो हमें पिंड का क्षैतिज घटक ले कि लंबवत घटक ले? ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई लंबवत होता है। तो याद रखेंगे जो फॉर्मूला हम लोग लेंगे उसके लिए लंबवत घटक लेना होगा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे पिंड के लंबवत घटक के लिए पिंड के लंबवत घटक के लिए अब देखिए बालक, एक फॉर्मूला पढ़े हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद है? चलिए अब इसको लंबवत घटक में थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। इस समीकरण लिखना सिखाए थे अभी पीछे आपको। अब आपको ये भी याद होगा, सबका वैल्यू भी बताया गया था। यहाँ पर याद रखेंगे वी वाई का वैल्यू बताए थे कि 0, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर आपको बताया गया था कि यू वाई जो है ये है u साइन थीटा, और x रहता तो cos थीटा ले लेते। फिर ए वाई का वैल्यू बताए थे कि -g ले लीजिएगा। और याद रखेंगे आप ऊंचाई निकालने वाले हैं, तो अब ये जो दूरी था, ठीक है, जो आप y लिखे हैं इसको हम लोग h में कन्वर्ट कर देंगे, ऊंचाई में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है बालक? अब इस सब वैल्यू इसमें रखिए। तो यहाँ पर e हो गया 0, u स्क्वायर है तो पहले रखेंगे u साइन थीटा और इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद है 2, ए वाई का वैल्यू कितना है? -g, और ये क्या हो जाएगा? h। अब 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस 2gh। 2gh को इधर लाइए, ये हो जाएगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
हो गया बालक? इसको इधर ला दिए, माइनस वाला प्लस हो गया। अब इसमें हमको h निकालना है, तो h निकालिएगा तो 2g कहाँ जाएगा? नीचे आएगा डिवीजन में। तो यहाँ पर अगर h निकालते हैं तो h बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समीकरण नंबर पीछे वाला कितना था हम लोग का? 3 था, ये हो जाएगा 4। तो आप यहाँ से लिखेंगे बालक, आप यहाँ से पीछे तक कंटिन्यू कीजिए। लिखिए तो इसको कम देने पे नहीं लेती। हो गया बालक? आगे कर दे इसको। ये आपको बताया गया था कि जब पिंड पृथ्वी के सतह को छोड़ता है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और ay का वैल्यू -g हो जाएगा, और y जो है, ठीक है, इसको हम लोग h में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको ऊंचाई निकालना है। तो ये y अक्ष पर ही है, लेकिन हम लोग ऊंचाई निकालेंगे तो h लिख लिया जाएगा इसको। अब सारा वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा ऊंचाई के लिए व्यंजक है। अब इसमें नोट लिखना होगा कि सर मान लिए कोई कह देगा कि महत्तम ऊंचाई चाहिए, मतलब ऊंचाई का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए महत्तम। तो ये बताइए कि आपको अगर कोई गेंद दिया जाए और बोला जाए कि सबसे ऊंचाई तक फेंकना है, तो आप कितना कोण पे फेंकिएगा? 90 डिग्री पे। तो हम लोग इसको बना के चेक करेंगे कि 90 पे कितना वैल्यू आ रहा है। तो पहले इसको लिखिए, लैंग्वेजेस के नीचे लिखेंगे समीकरण 4 प्रक्षेप गति पथ में, समीकरण 4 प्रक्षेप गति पथ में महत्तम ऊंचाई का, प्रक्षेप गति पथ में महत्तम ऊंचाई का आवश्यक व्यंजक है। प्रक्षेप गति पथ में महत्तम ऊंचाई का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक? चलिए, अब यहाँ पर नोट लिखना होगा कि ऊंचाई महत्तम कैसे होगा। तो नोट करके लिखेंगे ऊंचाई का मान, नोट नंबर 1 में लिखा जाए, ऊंचाई का मान महत्तम होने के लिए, ऊंचाई का मान महत्तम होने के लिए, और डैश दे दीजिए। अब देखिए तो बालक, यहाँ पर फॉर्मूला में h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा ये महत्तम कब होगा? जब थीटा महत्तम होगा, और ये न्यूनतम कब होगा? जब थीटा न्यूनतम होगा। तो याद रखेंगे आपका ऊंचाई कोण पर निर्भर करता है कि आप कितना कोण पे फेंक रहे हैं। ठीक है, कोण कम रहेगा तो ऊंचाई कम रहेगा, कोण ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रहेगा। अब हमको चेक करना है,
और आपने बोला कि सर ये तो थीटा पे निर्भर करेगा। तो आते हैं, हमको ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर मान पूछा जाए महत्तम तो कितना होगा? 1, यही ना महत्तम मान होता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाइएगा तो साइन थीटा बराबर √1 हो जाएगा। अंडर रूट से अगर कोई बाहर निकलेगा तो +-1 निकलता है। तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक को लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को लिया जाता है तो +1 लेके बनाएंगे। तो ये बताया जाए कि साइन थीटा अगर लिखा हुआ है +1 +1, तो ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन 90 डिग्री। और याद रखेंगे ये जो मान है ये महत्तम मान है, महत्तम मान के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि सर थीटा 90 डिग्री पर ऊंचाई क्या हो जाता है? महत्तम। मतलब अगर थीटा 90 रहेगा तो ऊंचाई का मान महत्तम हो जाएगा, ऊंचाई जो होगा ये महत्तम हो जाएगा। अब ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से तो ये हो जाएगा h महत्तम, महत्तम है तो आप हिंदी में महत्तम चाहे इंग्लिश में मैक्सिमम कहा जाता है, अभी लिखे भी थे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम मतलब मैक्स के ऊपर m ऐसे लिख देंगे, ये महत्तम होता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया? तो u स्क्वायर और थीटा आप बोले हैं 90 डिग्री लेने के लिए, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री और नीचे जो है ये 2g है। हमको ये बताए कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा u²/2g। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट कितना आया? तो u²/2g, इसको भी नाम दे देते हैं। तो पीछे वाला 4 था, ये हो जाएगा 5। अब सवाल ये है कि सर दो सूत्र है, किसका प्रयोग कब किया जाएगा? तो जब क्वेश्चन में थीटा दे देगा, कहेगा किसी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पे फेंके हैं, तो बताइए कितना ऊंचाई तक जाएगा। और जिसमें थीटा नहीं दे, खाली वेग दे दे कि किसी पिंड को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके हैं, तो बताइए कितना अधिक ऊंचाई तक जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू नहीं देगा तो इसको यूज करना है, अगर थीटा दे देगा तो इसको यूज करके बनाइएगा। समझ आ रहा है वाला? चलिए आप यहां से लिख लीजिए तो। लिख लीजिए। हो गया। तो याद रखना होगा कि 90 डिग्री पे अगर किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, तो पिंड का ऊंचाई सबसे अधिक होगा, महत्तम होगा।
हो गया सबका? चलिए, तो याद रखेंगे कि अगर हाइट मैक्सिमम कह दे और केवल क्वेश्चन में वेग देगा कि किसी पिंड को, ठीक है, हमें 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो बताइए कितना महत्तम ऊंचाई तक जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें कोण नहीं दिया है, केवल वेग दिया है, तो इसका यूज करेंगे। और जब कोण के साथ देगा कि इतना कोण पर, तब समीकरण 4 का प्रयोग करेंगे। अब सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसको समाप्त करने के बाद जितना पॉइंट है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर में था बालक? 7 नंबर में था। अब यहां से 8 नंबर में कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए कौन बच गया है अभी? परास। तो उसको क्षैतिज परास भी कहा जाता है। तो 8 नंबर में लिखेंगे, 8 नंबर में लिखा जाए क्षैतिज परास। केवल परास भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। और इसको सूचित करने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका कैपिटल आर होगा। अब डायग्राम से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ही लिखेंगे। हटा इसको। देखिए, आप यहां से यहां तक पिंड को फेंके हैं, तो इस तरीके से गया है। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है, यही आपका परास होता है। तो आप कहिएगा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम क्षैतिज विस्थापन को, महत्तम क्षैतिज विस्थापन को हम क्या बोलेंगे? परास बोलेंगे। यही ना महत्तम क्षैतिज विस्थापन हो गया। और लंबवत विस्थापन ये हो जाएगा। तो लिखा जाए, परिभाषित करेंगे, किसी प्रक्षेप बिंदु से, किसी प्रक्षेप बिंदु से, किसी प्रक्षेप बिंदु से महत्तम क्षैतिज विस्थापन को, किसी प्रक्षेप बिंदु से महत्तम क्षैतिज विस्थापन को, महत्तम क्षैतिज विस्थापन को, महत्तम क्षैतिज विस्थापन को क्षैतिज परास कहा जाता है। क्षैतिज परास कहा जाता है, क्षैतिज परास कहा जाता है। इसे कैपिटल आर द्वारा, इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप सूचित करें या व्यक्त करें, दोनों एक ही है। डायग्राम में हम लोग बनाए थे, आर का सिंबल दिए थे। अब बताइए कि अगर हमको निकालना हो तो हमें लंबवत घटक लेंगे कि क्षैतिज घटक? क्षैतिज, क्योंकि क्षैतिज वाला ही दूरी निकालना है। तो अगले क्लास में हम लोग क्षैतिज दूरी वाला घटक निकालें। रोक दिया जाए। चलिए, रोक दो बाबा।